नमस्कार सभी को। मैं आज आपको कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 2 का पाठ क्रमांक 4 विकासवाद को बताने जा रहा हूं और उसके बारे में समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, यह पाठ 4 क्रमांक है, इसका नाम है विकासवाद। 4.1 विकास की अवधारणा, प्राणियों के विकास के चरण और मानव सदृश वानर। तो इस अध्याय में या इस पाठ में हमें इन 4 मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसमें पहला मुद्दा है विकास की अवधारणा, दूसरा प्राणियों के विकास के चरण और तीसरा है मानव सदृश वानर। तो पहले मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला मुद्दा क्या है, देखिए, विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा के बारे में देखिए, इसमें क्या व्यक्त किया गया है। विकास शब्द का सामान्यतः अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन होता है। सजीवों के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय या समायोजन करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ अतिरिक्त परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक रूप धारण करते हैं। इस प्रकार मूल प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति उत्पन्न होती है की उत्पत्ति होती है। तो आगे देखिए, विकास की अवधारणा में यह नई प्रजाति मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित होती है। इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है। कई बार मूल प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। विकास की यह अवधारणा स्पष्टता से पहली बार चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय या समायोजन करने में सक्षम होती हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है। जो प्रजातियां ऐसे समन्वय नहीं कर पाती, वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति के प्राणी की कई महाकाय प्रजातियां थीं। कहा जाता है कि ये सारी प्रजातियां अचानक नष्ट हो गईं। अब देखिए, ये डायनासोर जो हैं, इनकी प्रजातियां किस तरह से थी। ये देखिए, महाकाय डायनासोर है और ये डायनासोर की क्या है, विभिन्न प्रजातियां हैं। इसमें देखिए, ये डायनासोर है, ये भी डायनासोर है, यह भी डायनासोर है और ये भी डायनासोर है और ये जो है एक महाकाय डायनासोर है। तो इस तरह से विकास की अवधारणा को हमको स्पष्ट करना आसान होता है। ऐसा माना जाता है कि अचानक आई प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर की महाकाय प्रजातियों के नष्ट होने का कारण हो सकता है। पंख वाले डायनासोर के अश्मीभूत अवशेष पाए गए हैं। माना जाता है कि 2 पांवों पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई हैं और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। ये डायनासोर का कंकाल है और यह डायनासोर का कंकाल है। इसके बाद देखिए, यह नीचे जो है, ये पंख युक्त डायनासोर का काल्पनिक चित्र है कि भविष्य में इस तरह से पंख वाले भी डायनासोर रहे होंगे। तो इस तरह से ये पंख वाले डायनासोर का काल्पनिक चित्र है। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं कि
4.2 में प्राणियों की विकास के चरण कौन कौन से हैं, कि प्राणियों का विकास का चरण कौन सा है। तो देखिए, सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोशी आदि जीव से हुआ। जो सजीव है इसका निर्माण एक कोशी आदि जीव से हुआ। यह हमने पिछले पाठ में देखा है, यानी इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम आदि जीव से बहुपेशीय सजीव उत्पन्न हुए। बहुपेशीय सजीव धीरे धीरे विकसित होते गए। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां और प्राणी उत्पन्न हुए। तो पहले हम देखते हैं प्राणियों के विकास के चरण निम्न अनुसार हैं। उनके चरण कैसे हैं, तो प्राणी देखिए, अपृष्ठ प्राणी जो है ये अपृष्ठवंशी सजीव और पृष्ठवंशी सजीव दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम अपृष्ठवंशी सजीव के बारे में देखेंगे। ये सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें हम अपृष्ठवंशी सजीव कहते हैं। तो सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक पृष्ठवंशी सजीव और दूसरा अपृष्ठवंशी सजीव। तो देखिए, अपृष्ठवंशी सजीव उसे कहते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो जैसे देखिए यहाँ ये घोंघा है, इस घोंघे में रीढ़ की हड्डी नहीं है। यह जो घोंघा है यह अपृष्ठवंशी सजीव है। इसके बाद देखिए पृष्ठवंशी सजीव किसे कहते हैं। पृष्ठवंशी सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मछली हो गई। इस मछली के शरीर में एक बीचों बीच कांटा होता है, तो यह जो है पृष्ठवंशी है। इसी तरह से और पृष्ठवंशी सजीव में और कई प्रकार के सजीव हैं, जैसे उभयचर प्राणी। अब देखिए, उभयचर प्राणी में जैसे पक्षी आते हैं और मेढक आता है। जल और भूमि पर विचरण करने वाले प्राणियों को उभयचर प्राणी कहते हैं, कि जो प्राणी पानी में भी रह सकें और धरती अथवा जमीन पर भी रह सकें। तो इसमें मेढक ऐसा एक प्राणी है जो उभयचर है। और ये पक्षी देखिए, यह पक्षी पानी में भी रहता है और ये पक्षी जो है जमीन पर भी रहता है। तो इन प्राणियों को हम उभयचर प्राणी कहते हैं। जल में और भूमि पर विचरण करने वाले प्राणियों को हम उभयचर प्राणी कहते हैं। और ये उभयचर प्राणी पृष्ठवंशी सजीव हैं। पृष्ठवंशी प्राणियों में ही देखिए, जैसे रेंगने वाले प्राणी हैं। तो रेंगने वाले प्राणी में सांप है। सांप के वर्ग में आने वाले प्राणी जो है ये रेंगने वाले प्राणी कहलाते हैं। इसी तरह से पृष्ठवंशी प्राणी में जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं, सस्तन प्राणी जैसे गाय हो गई। गाय ये स्तनधारी प्राणी है और ये पृष्ठवंशी प्राणी में आते हैं। ये सस्तनधारी प्राणी कहलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सस्तनधारी प्राणियों के बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने देखा पृष्ठवंशी प्राणी में, जैसे हमने देखा कि पृष्ठवंशी प्राणी में जैसे जलचर प्राणी हैं, मछली हो गई, उभयचर प्राणी हो गया, मेढक हो गया और ये पक्षी हो गया। इसके बाद रेंगने वाले प्राणियों में देखिए सांप हो गया। और अब हम सस्तन प्राणी जैसे गाय हो गई। तो अब हम सस्तन प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृष्ठवंशी सजीवों की प्रजाति में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ का उस शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक माँ से स्तनपान द्वारा पोषण होना, ये अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो देखिए, यह एक चित्र है, इसको ध्यान से देखिए। इसे बतख चोंचू प्लेटिपस सस्तन प्राणी कहते हैं। यह देखिए, इसका नाम देखिए, इस प्राणी का नाम बतख चोंचू है। ये एक सस्तन प्राणी है। इसके बाद देखिए, सस्तन प्राणी में चींटी खाऊ
एंट ईटर प्राणी की कुछ प्रजातियां इसके अपवाद हैं। यद्यपि ये प्राणी सस्तन हैं, फिर भी ये अंडे देते हैं। अर्थात ये प्राणी जो हैं, चींटी खाऊ और बतख चोंचू, ये सस्तनधारी प्राणी हैं और ये प्राणी जो है सस्तनधारी होते हुए भी ये अंडे देते हैं। अब हम इसका अंतिम मुद्दा है 4.3 मानव सदृश वानर। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानव सदृश वानर की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, मानव सदृश वानर से तात्पर्य मानव से समानता रखने वाला वानर, इसी को ऐप बंदर कहते हैं। मानव सदृश वानर प्रजाति का निवास मुख्यतः पेड़ पर ही था। जो प्रजातियां पेड़ पर रहती थी उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था, अतः उनका मूल वानर स्वरूप वैसा ही रहा। परंतु उनकी कुछ प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था। वे प्रजातियां विकसित होती गईं। उनसे क्रमशः विकसित होते होते मानव की प्रजाति अस्तित्व में आई। यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। उसी मानव को हम आदि मानव कहते हैं। आदि का अर्थ है प्रारंभ का होता है। आदि का अर्थ प्रारंभ का होता है। तो इसके आदि मानव के बारे में हम इसके पूर्व अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से